नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। हमारे चैनल दिल से डायलॉग के साथ जुड़िए और रोचक वीडियो का आनंद लीजिए। 1959 के अगस्त की एक सुबह इलाहाबाद के आनंद भवन में खाने की मेज पर प्रधानमंत्री नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा और दामाद फिरोज गांधी बैठे थे। हमेशा की तरह बात सियासत पर शुरू हुई और इस बार बहस में बदल गई। मुद्दा था केरल की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करना। उस वक्त इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थीं और उनके दबाव में ही केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। डाइनिंग टेबल की उस बहस के दौरान फिरोज ने इंदिरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, "यह तो फांसीवाद है।" इस किस्से का जिक्र करते हुए स्वीडिश पत्रकार और लेखक बर्टिल फाल्क अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं, फिरोज गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पत्नी की तानाशाही प्रवृत्ति को पहचान लिया था। इस घटना के 7 साल बाद 1966 में जब शास्त्री जी के निधन के बाद नया प्रधानमंत्री चुनने की बारी आई तो कांग्रेस सिंडिकेट भी इंदिरा की इस प्रवृत्ति को भांप नहीं पाया। सिंडिकेट यानी वो पुराने कांग्रेसी जो संगठन और सरकार पर हावी रहते थे। मैं भारत का पीएम सीरीज के तीसरे एपिसोड में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े किस्से। 11 जनवरी 1966 की देर रात उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया। एक तरफ उनका शव भारत लाने की तैयारी चल रही थी तो दूसरी तरफ भारत में कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी की रेस एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। मोरारजी देसाई एक बार प्रधानमंत्री बनने से चूक गए थे, लेकिन इस बार वो मौका नहीं गंवाना चाहते थे। मोरारजी के रास्ते में कांग्रेस सिंडिकेट बीच में था। इसमें के कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, एस निजलिंगप्पा, एस के पाटिल, हितेंद्र के देसाई, वीरेंद्र पाटिल, CM पूनाचा, अतुल्य घोष, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, चंद्रभानु गुप्ता, PM नादगौड़ा, अशोक मेहता, त्रिभुवन नारायण सिंह, राम सुभग सिंह और BD शर्मा जैसे नेता थे। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक सागरिका घोष अपनी किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखती हैं कि शास्त्री के निधन के बाद एक बार फिर सिंडिकेट एक्टिव हो गया था। सिंडिकेट कांग्रेस अध्यक्ष कामराज को प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए मनाने में जुट गया। कामराज ये बात जानते थे कि उस समय देश एक गैर हिंदी भाषी साउथ इंडियन को PM स्वीकार नहीं करेगा। इस कारण उन्होंने सिंडिकेट से कहा कि मुझे रहने ही दो, न ठीक से हिंदी जानता हूं न अंग्रेजी, फिर कैसे PM बन सकता हूं। सिंडिकेट कामराज की बात से सहमत हो गया, लेकिन वो मोरारजी देसाई को PM की कुर्सी से दूर रखना चाहता था। उनका मानना था कि मोरारजी PM बन गए तो किसी की नहीं सुनेंगे। ये वो समय था जब इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री थीं। संसद में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में उनके हाथ पैर कांपते थे। लोग उन्हें गूंगी गुड़िया कहने लगे थे। ये गूंगी गुड़िया सिंडिकेट के लिए परफेक्ट चॉइस थी। नेहरू की बेटी होने के कारण उन्हें कोई खारिज नहीं कर सकता था। सिंडिकेट उनके मार्फत सरकार में मनमानी कर सकता था। 1967 के आम चुनाव में 13 महीने बाकी थे। इंदिरा राष्ट्रीय चेहरा थीं, उनके चेहरे पर आसानी से वोट भी मांगे जा सकते थे। सागरिका लिखती हैं, एक बार मोरारजी देसाई सार्वजनिक तौर पर बोल चुके थे कि वे ही PM होंगे, लेकिन इंदिरा ने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया था। इंदिरा ने सही समय का इंतजार किया। उन्होंने बस इतना कहा कि वो वही करेंगी जो कामराज चाहते हैं। जब मोरारजी को लगा कि दूसरी बार भी PM पद उनके हाथ से चला जाएगा तो उन्होंने कामराज से कहा कि PM कौन होगा इसका फैसला चुनाव से होना चाहिए। 19 जनवरी 1966 को इंदिरा और मोरारजी के बीच चुनाव हुआ। इंदिरा को 355 और मोरारजी को 169 वोट मिले। इस तरह से वो PM चुनी गईं। 24 जनवरी 1966 को शपथ ग्रहण के साथ वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद 1967, 1971 और 1980 के चुनावों में जीतकर फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी। 1965 के बाद 1966 में भी पर्याप्त बारिश नहीं होने से भारत में सूखे का संकट था। 1965 की जंग के बाद अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों को ही मदद देना बंद कर दिया था। देश को मदद की जरूरत थी। इस कारण इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर विदेश दौरे पर अमेरिका गई थीं। तब अमेरिकन अखबारों ने लिखा कि न्यू इंडियन लीडर कम्स बेगिंग, मतलब भारत की नई नेता भीख मांगने चली आई हैं। 1967 के लोकसभा चुनाव 15 से 21 फरवरी को होने थे। इंदिरा गांधी जोरदार चुनाव प्रचार कर रही थीं। 8 फरवरी को इंदिरा भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित कर रही थीं। इंदिरा गांधी की बुआ कृष्णा हठी सिंह अपनी किताब इंदु से प्रधानमंत्री में लिखती हैं कि ओडिशा में स्वतंत्र दल वालों का दखल ज्यादा था। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे बहुमत से जीतेंगे। इंदिरा के भाषण से वे नाराज थे। कुछ लोगों ने सभा में हंगामा शुरू कर दिया। इंदिरा को बोलते हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि जनसमूह से पत्थरों की बरसात होने लगी। एक पत्थर इंदिरा की नाक पर लगा और खून बहने लगा। वह मंच पर डटी रहीं। उनकी नाक से खून बह रहा था। नाक पर रूमाल लगाकर उपद्रवियों को लगभग ललकारते हुए इंदिरा ने कहा, "ये मेरा नहीं, देश का अपमान है
क्योंकि मैं प्रधानमंत्री होने के नाते देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ। कृष्णा हठी सिंह लिखती हैं, इसके बाद इंदिरा कलकत्ता में भी टूटी नाक लेकर ही एक सभा को संबोधित करने गई थी। दिल्ली जाकर उसने जांच कराई तो पता चला कि उनकी नाक टूट गई है। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खां के तहत कश्मीर पर हमला कर दिया था। पश्चिमी हिस्से से पाक वायुसेना ने बम गिराने शुरू कर दिए थे। ये वो दौर था जब पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, वहां पाक सेना के अत्याचारों के चलते रोज 1 लाख शरणार्थी भारत आ रहे थे। अमेरिका ने भी इस पर दखल देने से मना कर दिया था। जब पाक ने हमला किया, इंदिरा कलकत्ता में एक सभा में भाषण दे रही थी। सागरिका घोष अपनी किताब में लिखती हैं कि इंदिरा ने हमले की खबर सुनकर कहा कि थैंक्स गॉड उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हमारे पास अब युद्ध करने का सही कारण है। इंदिरा ने सेना को आदेश दिया और पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी। 12 दिसंबर को अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां बेड़ा रवाना किया। इसमें 70 जहाज और पनडुब्बियां, 150 हवाई जहाज और 20,000 नौसैनिक थे। यह अमेरिका का सबसे बद्धा बेद्धा था। हालांकि टकराव की नौबत आई ही नहीं, क्योंकि 14 दिन में ही लड़ाई खत्म हो गई। जब 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में पहुंचा, उससे पहले ही पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। दुनिया में पहली बार 93,000 सैनिकों ने हथियार डाले थे। इस तरह बांग्लादेश का जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश भर में इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे थे। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ेचने पर रोक लगा दी। इंदिरा पर आरोप था कि उनके निजी सचिव यशपाल कपूर ने चुनाव के दौरान उनके एजेंट के रूप में काम किया, जबकि वे सरकारी नौकर थे। कोर्ट ने यह भी पाया कि 1971 की चुनावी सभा के दौरान लाउडस्पीकर के लिए सरकारी बिजली उपयोग की गई थी। इस फैसले के बाद उन्हें पद से हटना था। इंदिरा पद से हटने का मन बना चुकी थी। इस दौरान बाबू जगजीवन राम ने इंदिरा से कहा था कि मैडम, आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। यदि आप पद से हटना चाह रही हैं तो आपके उत्तराधिकारी का चुनाव हमें करने दीजिए। यह सुनने के बाद इंदिरा ने अपना इरादा बदल दिया। इंदिरा ने 25 जून को देश में आपातकाल घोषित कर दिया था। इसके बाद विपक्ष के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लग चुकी थी। नसबंदी और कई कार्यक्रमों ने जनता को नाराज कर दिया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक के 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। इसके बाद चुनाव हुए और कांग्रेस की हार हुई। वो सिर्फ 153 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस की हार के बाद देश में जनता पार्टी की सरकार आई। मोरारजी देसाई को पीएम बनाया गया। जनता सरकार में मंत्रालयों को लेकर आपसी विवाद शुरू हो चुके थे। इंदिरा गांधी कुछ महीने चुप रहीं। इस दौरान बिहार के बेलछी में दंबगों ने दलितों पर गोली चला दी और 11 को जलाकर मार डाला। 4 महीने पहले ही कांग्रेस और इंदिरा बुरी तरह चुनाव हारी थी। इंदिरा बेलछी के लिए रवाना हुई। वे पटना तक ट्रेन से पहुंची, उसके बाद जीप से पहुंची। जब जीप फंस गई तो ट्रैक्टर में बैठी, लेकिन वो भी फंस गया। इस दौरान किसी ने सुझाव दिया कि हाथी से भी जाया जा सकता है। इंदिरा ने कहा कि हाथी का इंतजाम कीजिए। इसके बाद इंदिरा बेलछी पहुंची। लंदन के गार्जियन ने लिखा कि इंदिरा के वोटरों ने उन्हें 10 मिनट में माफ कर दिया। लौटते वक्त इंदिरा ने अपने धुर विरोधी रहे जयप्रकाश नारायण से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जेपी जब तक जीवित रहे, उन्होंने कभी इंदिरा के खिलाफ बयान नहीं दिया। 3 साल बाद 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए और कांग्रेस को 353 सीटें मिली। एक बार फिर इंदिरा गांधी पीएम बनी। 1980 के दशक की शुरुआत से ही पंजाब में खालिस्तान की मांग हो रही थी। ये आंदोलन जरनैल सिंह भिंडरांवाले की लीडरशिप में चल रहा था। भिंडरांवाले ने अमृतसर स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर को अपना मुख्यालय बना रखा था। उसको गिरफ्तार करने के लिए इंदिरा गांधी के आदेश पर सेना ने हरिमंदिर साहिब में प्रवेश किया था। खूब खून खराबा हुआ था। सिख इससे काफी नाराज थे। 30 अक्टूबर 1984 का दिन था। इंदिरा गांधी ओडिशा के भुवनेश्वर में रैली कर रही थी। तभी इंदिरा अपनी पहले से तय स्पीच से इतर कहने लगी, चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। केवल इसके गौरव है और किसी चीज पे। और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए। और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। इसके 24 घंटे बाद 31 अक्टूबर 1984 के दिन शाम को खबर आती है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। इंदिरा के ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। देश के लोग अवाक रह गए। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को अपनी मौत का अनुमान हो गया था। मैं भारत का पीएम सीरीज के 4थे एपिसोड में जानिए 2 बार ठोकर खाने के बाद मोरारजी देसाई को आखिरकार कैसे मिली
प्रधानमंत्री की कुर्सी